चलिए, तो आज आपका संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग हम करने जा रहे हैं और वो है आपका मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। सबसे पहली चीज तो यही है। ठीक है, देखिए आइए, आप लोग के फॉर्म जमा हो चुके हैं? फॉर्म है आपके यहाँ पर? फॉर्म लेके आज ही जमा करेंगे। ठीक है, अभी के आज ही जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, अभी फॉर्म जिनके पास नहीं आज ही जमा करेंगे, अभी के अभी लिखेंगे इसको। आपका फॉर्म है यहाँ पर? दे रखा है फॉर्म आपने? ठीक है, चलिए मौलिक अधिकार की बात कर ले। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। ठीक है, पहली बात इसके कुछ पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। पहली बात यह कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो है वो कहां से लिया गया है? मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, भारत का मौलिक अधिकार, भारत का मौलिक अधिकार अमेरिका के 1791 के बिल ऑफ राइट से प्रभावित है। राइट से क्या है? राइट से प्रभावित है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों ने जो मौलिक अधिकार कहां से लिया है? हम लोगों ने मौलिक अधिकार क्या लिया है? अमेरिका से लिया गया है। और अमेरिका में जो इस प्रकार का मौलिक अधिकार था वो असल में 1791 में वहां पर बिल ऑफ राइट लागू किया गया था। और बिल ऑफ राइट में ही क्या किया गया था? अमेरिका के लोगों को क्या दिया गया था? स्वतंत्र ये अधिकार दिए गए थे, मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार हमने लिया कहां से लिया है? अमेरिका से लिया गया। इतने क्लियर है? ठीक है, दूसरी बात अगर हम कहें तो जो भाग 3 है, भाग तीन को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को क्या कहते हैं? संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, अब कई लोग ये सोचते होंगे कि मैग्ना कार्टा क्या है ना? कई लोग ये सोचते हैं कि मैग्ना कार्टा क्या है। अगर मैं मैग्ना कार्टा की बात कर लूं तो मैग्ना कार्टा का जो उल्लेख होता है वो ब्रिटेन से होता है। मैग्ना कार्टा क्या है, अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो इसका पूरा उल्लेख किस से? ब्रिटेन से होता है। ठीक है ना? देखिए 15 जून 1215 को ब्रिटेन के शासक जॉन ने अपने लोगों को स्वतंत्रता आदि का अधिकार प्रदान किया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। जिसे क्या कहा गया? जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। तो असल में ये ब्रिटेन की ओर से ही है। असल में क्या है ये ब्रिटेन की ओर से ही है। तो मैग्ना कार्टा वाला पॉइंट जो है, इस वाले पॉइंट को भी आप लोग क्या कर सकते हैं? नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। ब्रिटेन में उसको क्यों कहा गया है कि 1215 में वहां के राजा जॉन ने क्या करा था? अपने नागरिकों को स्वतंत्रता के कुछ अधिकार दिए थे। और पहली बार दुनिया में ऐसा हो रहा था कि स्वतंत्रता के अधिकार दिए जा रहे थे, तो इसीलिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया?
अच्छा, अब जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार अगर हम देखें अन्य देशों में, मौलिक अधिकार अन्य देशों में, मौलिक अधिकार अन्य देशों में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला क्या है, यूएसए में, अमेरिका में, अमेरिका में इसको क्या बोलते हैं, बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं, बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, इसी प्रकार से ब्रिटेन में भी क्या बोलते हैं इसको, ब्रिटेन में भी इसको बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स, ब्रिटेन में भी इसको क्या बोलते हैं, बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं। ठीक है, ब्रिटेन में बिल ऑफ राइट्स जो था 1689 में आया था, 1689 में आया था, और यहाँ पर 1791 में आया था, कहाँ पर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या इसका बोलते हैं, बिल ऑफ राइट बोलते हैं, दोनों जगह बिल ऑफ राइट बोलते हैं। लेकिन हमारा बिल ऑफ राइट कौन सा वाला है, जहाँ हमने अमेरिका वाला है, हमने जो प्रभाव जो लिया है कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो फ्रांस में कह लीजिए, ठीक है, फ्रांस और अमेरिका में, नोट, फ्रांस और अमेरिका में मौलिक अधिकार प्राकृतिक है, प्राकृतिक है। ठीक है, फ्रांस और अमेरिका में मौलिक अधिकार क्या है, प्राकृतिक है। ठीक है, ये प्राकृतिक रूप के रूप में स्वीकारे गए हैं, मतलब कि जो बंदा अमेरिका में पैदा होता है, फ्रांस पैदा होता है, उसको स्वतः ही क्या होते हैं, मौलिक अधिकार प्रदान हो जाते हैं। ठीक है, नेचुरल है वहां पर, और यहाँ पर क्या संविधान क्या करता है, प्रदान करता है। तो क्या है, तो वहां पर प्राकृतिक है, प्राकृतिक मतलब जो अपने आप मिल जाए। ठीक है ना, आपको यहाँ नहीं जाना, आपको वहां नहीं जाना, ये प्राकृतिक थोड़ी ना है। अब एक शेर है, उसकी जहां मर्जी वो जा जाएगा, वो उसके लिए क्या प्राकृतिक है। हम लोगों के लिए प्राकृतिक नहीं है, हम लोग के पास क्या है, कई चीजें क्या है, रेस्ट्रिक्शंस वगैरह भी हमारे पास बहुत सारी है, तो हमारे लिए प्राकृतिक नहीं है। तो फ्रांस और अमेरिका में क्या है, प्राकृतिक है। तो अभी तक की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, अभी तक की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, अभी तक की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि मौलिक अधिकार जो है वो केवल भारत में ही नहीं है, बल्कि अन्य देशों में भी है। भारत ने मौलिक अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है वो अन्य देशों से क्या किया है, लिया है। तो क्या है, तो भारत ने जो मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट है वो अन्य देशों से लिया है। इस पॉइंट को आप लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। समझ में आया आप लोग को, क्या सुनो, तो अन्य देशों से जो लिया गया, तो वो देखो आप उसमें है कैसे लिया गया है, किस प्रकार से लिया गया है, वो देखिए। समझ में आ गया आपको, ये तो क्लियर है। ठीक है, मैग्ना कार्टा क्लियर है। संविधान का मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं, भाग 3 को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, भाग 3 को कहा जाता है। और मैग्ना कार्टा का कॉन्सेप्ट लिया कहां से गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटेन में ये मैग्ना कार्टा वाला क्वेश्चन था। ये तो क्लियर है। चलिए, अब सवाल ये है कि मौलिक अधिकार को मौलिक क्यों कहते हैं, है ना, मेन चीज तो यही है। अब प्रश्न ये है, अभी तो मैंने मौलिक अधिकार शुरू ही नहीं करा है, अभी तो हम लोग सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, और अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार मौलिक क्यों कहा जाता है ना, कुछ और बोल लेते हैं, मौलिक क्यों कहा जाता है। अब मौलिक क्यों कहा जाता है, इसके 2 उत्तर हैं, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है संविधान द्वारा प्रत्याभूत और संरक्षित है। ठीक है, अजी संविधान द्वारा प्रत्याभूति संविधान द्वारा प्रत्याभूति और संरक्षित है।
प्रत्यभूति का मतलब क्या होता है? गारंटीड, ठीक है। और संरक्षित मतलब प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड पॉइंट क्या हो गया? ये मौलिक इसलिए है, फर्स्ट डेमो जे की आपकी क्लास तो यहाँ पर नहीं लगेगी, हमारे दूसरे सेंटर में लगेगी। हाँ मुझे तो बता देना, दूसरा सेंटर आगे पे हमारा, वहां पर लग लीजिए की क्लासेस अभी। हाँ मैडम बता देगा। ठीक है, अच्छा जी। संविधान द्वारा क्या है? प्रत्यभूति है, गारंटीड है और संरक्षित है। ठीक है, एक मिनट है, सर्वे चौक से पहले रॉयल एनफील्ड पड़ता है ना, उसके ठीक सामने पे। हाँ एक नंबर नोट कर लीजिए आप, 8279 706437। हाँ ये शिवम सर का नंबर है, इनको कॉल कर दीजिएगा आप। ठीक मदर डेयरी के ठीक सामने होगा। ठीक है, ठीक है, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। ठीक है, तो कारण क्या है? संविधान द्वारा प्रत्यभूति है, गारंटीड है और क्या है? संरक्षित है, यानी प्रोटेक्टेड है। इसलिए क्या है? मूल है। और ये मूल क्यों है? ये मूल क्यों है? क्योंकि एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए क्या है? आवश्यक है। बिना इनके एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, इसलिए क्या है ये? ठीक है, ये जरूरी है। सर्वांगीण विकास मतलब भौतिक विकास, नैतिक विकास, फिजिकली डेवलपमेंट, नैतिकता के आधार पर विकास हो गया, बौद्धिक विकास हो गया, सोचने समझने की बौद्धिक विकास हो गया, और राइट्स, अधिकारों वाला विकास अगर हम बात कर ले, या आध्यात्मिक विकास की बात भी कर सकते हैं, उसमें हम आध्यात्मिक विकास की बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सारे डेवलपमेंट चाहिए किसी इंसान के अंदर, वो तभी पॉसिबल है जब आपको क्या मिलेंगे? मौलिक अधिकार मिलेंगे। इतना क्लियर है? तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि मौलिक अधिकार मौलिक क्यों है, तो आप उसको बोलेंगे मौलिक अधिकार मौलिक इसलिए है क्योंकि संविधान द्वारा क्या है? ये प्रत्यभूति है, गारंटीड है और क्या है? संरक्षित है। यानी इसकी सुरक्षा कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है। और ये हमें किसी सरकार ने नहीं दिया है, ये हमें सरकार ने नहीं दिया है, ये किसने दिया है? ये संविधान ने दिया है। इसलिए क्या है? मौलिक है। ठीक है, और ये मौलिक इसलिए भी है क्योंकि अगर एक व्यक्ति के भौतिक, नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास की बात की जाए तो वो इस बात पर निर्भर करेगा कि वो उसको संविधान के उसको मौलिक अधिकार प्रदान है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, अब मानते हैं। अगर शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार ना होता तो किसी का बौद्धिक विकास संभव है? नहीं है। एक शिक्षित व्यक्ति का बौद्धिक विकास संभव नहीं है। आप समझ पाते हैं? इसने शिक्षा का अधिकार को क्या कर दिया हम लोगों ने, है ना? हाँ, अब स्वतंत्रता का अधिकार, खाने का अधिकार, पीने का अधिकार, दारू हाथ नहीं कर रहा मोहल्ले में तुम दारू पी के घूमते रहो, मतलब हर चीज का अधिकार अगर आप देखें तो भाई स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर सब चीज आती है। इधर उधर जाने का अधिकार हो गया, घूमने का अधिकार हो गया, है ना? हर चीज जो आप सोच सकते हो कि एक इंसान के लिए जरूरी है, पबजी खेलने का अधिकार, इंटरनेट का अधिकार, सब कुछ जितना भी आप सोच सकते हो कि एक इंसान के लिए क्या है? जरूरी है, वो सब किसके अंदर आते हैं? भौतिक आधार के अंदर। और नैतिकता का मतलब क्या समझते हैं आप? सही और गलत में अंतर्भेद करना। नैतिक होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। नैतिक होने के लिए मतलब कि आंखों के सामने आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है और आप ये नहीं कर पा रहे हो, आप बड़े पढ़े लिखे लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सही है कि गलत है, तो फिर गलत हो गया। नैतिकता तभी आती है जब आपको अपने अधिकारों के प्रति क्या होती है? सजगता होती है। कि अगर कोई पुलिस वाला कुछ गलत काम कर रहा है और आपको पता ही है कि वो काम गलत है, तो फिर आप कैसे बता पाओगे वो काम गलत है? तो संविधान का ज्ञान होना, मौलिक अधिकारों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके नैतिक विकास के लिए भी क्या है? आवश्यक है।
और आध्यात्मिक विकास तो आप समझ सकते हैं, आध्यात्मिक केवल धर्म से संबंधित नहीं होता। आध्यात्मिक मतलब होता है कि अपने अंदर उस शून्य की प्राप्ति करना जहां से आपका दिमाग हर चीज से क्या हो जाए, अलग हो जाए। आध्यात्म उसको बोलते हैं। मतलब आध्यात्म का मतलब कई लोग सोचते हैं कि भगवान से मिलन, ठीक है मानता हूं, लेकिन भगवान से मिलन तभी हो सकता है जब आपकी मृत्यु हो जाए। तो आध्यात्म मृत्यु को वो नहीं बोलता। आध्यात्म का मतलब क्या होता है कि उस शून्य की प्राप्ति कर जाना जहां पर आप सारे हर प्रकार के बंधनों से क्या जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, आपकी सोच मुक्त हो जाती है। वो क्या आध्यात्म होता है। अगर आपके अंदर किसी के प्रति ईर्षा है तो आपके अंदर आध्यात्म नहीं है, द्वेष है आपके अंदर आध्यात्म नहीं है, खुशी है आपके अंदर आध्यात्म नहीं है, दुख है आपके अंदर आध्यात्म नहीं है। तो जो आध्यात्म होता है वो इन सब चीजों से क्या होता है, परे हो जाता है। पॉइंट क्लियर है, यस और नो। अब मैं रो रहा हूं कि भाई मेरे को ये नहीं हो रहा, मेरे को वो नहीं हो रहा, यानी मेरे अंदर वो चीज पाने की ललक है। जिस दिन आपकी पाने की ललक खत्म हो जाएगी, जब वैराग्य आपके अंदर आ जाएगा, वैराग्य का मतलब ये नहीं होता कि सब चीज को छोड़ दो। सांसारिक जीवन में जीते हुए भी अगर आप लोग अपने जीवन को अच्छा जी पाते हो तो वही क्या आपका क्या है, आध्यात्म है। क्लियर हो गया। तो सारे अधिकार आपको मौलिक अधिकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, इसीलिए क्या है, मौलिक। पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। कहां से लिया गया है ये क्लियर हो गया, मैग्ना कार्टा क्लियर हो गया, और ये मौलिक क्यों है ये क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब देखिए कि मौलिक अधिकार, अब देखिए कि मौलिक अधिकार जो है क्यों दिए गए, क्यों दिए गए, सवाल ये भी तो आएगा, मौलिक अधिकार क्यों दिए गए, ठीक है भाई। अभी तक तो हम ये समझ पाए कि मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं, मौलिक को मौलिक क्यों कहते हैं समझ में आ गया, लेकिन सवाल ये भी तो होना चाहिए कि भाई मौलिक अधिकार आप लोग को क्यों दिए गए। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि सर इससे हमारा डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि बिना इसके हमारा डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, बात सही है। लेकिन इसके भी दो कारण हैं सर। इसका एक ही कारण है, राजनैतिक लोकतंत्र की प्राप्ति हेतु, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, राजनैतिक लोकतंत्र की प्राप्ति हेतु दिए गए, राजनैतिक लोकतंत्र की प्राप्ति हेतु दिए गए। अभी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या होती है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी होती है जिसमें शासक और जिनके ऊपर शासन हो रहा है वो सब आपस में जुड़े हो। कहने का क्या मतलब होता है, अगर हमारे ऊपर कोई शासन कर रहा है तो वो राजा नहीं होगा, वो हमारे ही द्वारा किया गया होगा, चुना गया होगा। इतना कह रहे, यस और नो। और जब वो हमारे द्वारा चुना गया होगा तो हमारे लिए जब वो काम कर रहा होगा तो उसको काम वही करना होगा जो हमारे लिए सही हो। इतना क्लियर है, यस और नो। उसी को हम क्या बोलेंगे, राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र का यहाँ पर मतलब ये नहीं कि आपने कांग्रेस बीजेपी पार्टी बनाई और आप लोकतंत्र में चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब यहाँ पर ये नहीं है। यहाँ पर राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब है शासन और शासन करने वाले के ऊपर, शासन और जिनके ऊपर शासन किया जा रहा है उनके बीच में गठबंधन को लेकर है। इसीलिए राजनीतिक लोकतंत्र की प्राप्ति हेतु दिया गया है, जिसके तहत, जिसके माध्यम से मौलिक अधिकारों को राज्य के विरुद्ध कर नागरिकों के हितों की सुरक्षा की गई है। नागरिकों के हितों की सुरक्षा की गई है, नागरिकों के हितों की सुरक्षा की गई है। अब यहां पर देखिए राज्य का मतलब क्या है, उत्तराखंड राज्य मतलब सरकार। यानी इस पॉइंट से आप क्या समझे, आप अगर मुझे इस पॉइंट से एक बात समझना हो तो मैं क्या समझूंगा कि क्या समझूंगा मैं
बताइए, मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध होते हैं। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? राज्य विरुद्ध होते हैं। इतना क्लियर हो गया? मौलिक अधिकार क्या होते हैं? राज्य विरुद्ध होते हैं। अच्छा, उदाहरण के स्वरूप में हम कैसे जान पाए कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध होते हैं? कैसे? मान लीजिए मोदी जी कल से एक फरमान जारी कर दे। मोदी जी को हमने चुना है कि हमारे ऊपर क्या करेंगे, वो शासन करेंगे। कल के ऊपर फरमान जारी कर दिया जाए कि देश में महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से ये निर्णय लिया जाता है कि शाम को 5 बजे होते ही महिलाएं घर के अंदर क्या हो जाएंगी, चली जाएंगी, और जो महिला इसका पालन नहीं करेगी तो उसको डंडे मार के हम लोग क्या करेंगे, अंदर भेज देंगे। अब मुझे बताइए, ये किसने कानून बनाया? राज्य ने। क्या ये कानून ठीक है? तुरंत महिलाएं जो होंगी वो उनके अंदर आग लग जाएगी और वो सीधा सीधा क्या करेंगे, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगी। बोलेंगे साहब सरकार का ये कानून जो है वो हमारे मौलिक अधिकारों को क्या कर रहा है, हनन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट जाग जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तुरंत बोल देगा कि इस कानून को खत्म किया जाए। तो अगर मौलिक अधिकार नहीं होता तो कल के दिन तो सरकार कोई भी कानून आपके ऊपर बनाकर क्या कर सकती थी, थोप सकती थी। लेकिन आज सरकार आपके ऊपर कोई भी कानून बना के थोप नहीं सकती है। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अगर कोई भी कानून बाध्यकारी हो रहा है, यह सरकार कल के दिन पे निरंकुश ना बन जाए, तानाशाह ना बन जाए, हिटलर जैसी ना बन जाए कि जो उसके मन में आ रहा है वो उसी प्रकार की क्या कर रही है, नियम कानून बना रही है, भले इससे जनता को वाकिफ हो, चाहे वो जनता के समक्ष में आए या ना आए, कि जनता के लिए वो फलीभूत हो या ना हो, उसकी जो इच्छा हो रही है वो कानून का प्रयोग कर रहा है, जैसी इच्छा हो रही है संविधान का प्रयोग कर रहा है, और संविधान के प्रयोग करते हुए हमारे ऊपर क्या कर रहा है, शासन कर रहा है। इसीलिए मौलिक अधिकार आपको दिए गए ताकि राज्य आपके खिलाफ कुछ भी कर ना पाए। अब मान लीजिए पुलिस वाला आया, पुलिस वाला ने डंडा मार दिया कोई बिना बात का, चल हट, क्या मार सकता है? नहीं मार सकता। अब एक आम इंसान है, गरीब इंसान है, अनपढ़ इंसान है, वो डंडा खा के साहब माफ कर दो, डंडा भी खाएगा और माफी भी मांगेगा उससे। लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान होगा, वो पहले मुझे डंडा कैसे मार दिया, और मार, पुलिस वाले ने और मार दिया, चल थाने ले जा, मुझे ले जा, बंद कर दे थाने में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसने ऐसा कर दिया ना तो नौकरी तो जाएगी, वो जेल में भी जाएगा, वो आपके ऊपर धाराएं लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है कि इसने ये कानून तोड़ा, वो कानून तोड़ा, वो आपके ऊपर प्रेशराइज कर सकता है कि जबरदस्ती आपके ऊपर क्या कर दे, चीजें कर दे। लेकिन टेंशन मत लेना, क्योंकि आपके पास मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार का संरक्षण स्वयं कौन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा या हाई कोर्ट के पास जाएगा कि साहब ऐसा ऐसा हुआ है इसके साथ, किसने करा है, कि साहब इसने करा है, बुलाओ उसको यहाँ पर, हाँ भाई तूने क्यों करा, कि साहब ये धाराएं लगी, ये बदतमीजी कर रहा था, अलाना कर रहा था, फलाना कर रहा था, साबित करना पड़ेगा। साबित तो कर नहीं पाएगा, और साबित नहीं कर पाएगा तो बस नौकरी भी जाएगा, जेल भी जाएगा। अब जिसको पता है कि मेरी नौकरी भी जाएगी, जेल भी जाएगा, वो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो मतलब राज्य के विरुद्ध पहले से आपके मौलिक अधिकार खड़े कर दिए ताकि आपके ऊपर राज्य आपके ऊपर जबरदस्ती थोपा काम ना कर सके। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना हमेशा कि मौलिक अधिकार जो होते हैं वो राज्य के विरुद्ध आपको दिए गए। किसको दिए गए? नागरिकों को दिए गए, ताकि आपके हितों की क्या हो सके, रक्षा की जा सके। इतना क्लियर है? ऐसा ना, ताकि आपके ऊपर शासन करने वाले व्यक्ति निरंकुश ना बन पाए, उनके ऊपर अंकुश लगाया जा सके। इसीलिए वो आपको क्या दिए गए, प्रदान किए गए। ये बिंदु आप लोगों को समझ में आया? यस और नो? पॉइंट क्लियर है? ठीक है, ओके। दूसरी बात ये भी है, अच्छा क्यों दिए गए, ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, क्या मौलिक अधिकार न्यायिक होते हैं? प्रश्न ये,
ठीक है, क्या मौलिक अधिकार न्यायिक होते हैं? तो उसका उत्तर क्या है? हाँ, उसका उत्तर क्या है? हाँ, ठीक है, क्योंकि मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण मिला हुआ है। मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण मिला है। न्यायिक संरक्षण मिला है। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि राज्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे, यदि राज्य मौलिक अधिकारों का क्या करे? उल्लंघन करे, अधिकारों का उल्लंघन करे, तो व्यक्ति राज्य के विरुद्ध न्यायालय, और न्यायालय में कौन प्रमुख होता है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जा सकता है। क्या डीपी एसपी न्यायिक होते हैं? राज्य के नीति निदेशक न्यायिक होते नहीं होते हैं। अगर उनका उल्लंघन हो भी जाए और किए भी नहीं तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। ये अंतर होता है मौलिक अधिकार में और डीपीएसपी में। पॉइंट क्लियर हो गया? तो यहां पर प्रश्नों के माध्यम से हम लोगों ने मौलिक अधिकारों की गंभीरता को बहुत ढंग से समझ लिया है। ठीक है, यहां पर प्रश्नों के माध्यम से हमने मौलिक अधिकार की गंभीरता को बहुत ढंग से समझ लिया है। अभी तक हम लोगों ने मौलिक अधिकार के संदर्भ में क्या समझा? कहां से लिया गया है? मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? मौलिक अधिकार को मौलिक क्यों कहा जाता है? मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक होते हैं? ठीक है, और मौलिक अधिकार जो हैं वो न्यायिक होते हैं कि नहीं होते हैं? ठीक है, एक प्रश्न लिखिए, हालांकि मैं इसका उत्तर आपको ऑलरेडी लिखा चुका हूं पहले वाले वीडियोस में। प्रश्न ये है कि संविधान सभा में मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार समिति और उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में मौलिक अधिकार समिति और उप समिति, संविधान सभा में मौलिक अधिकार समिति और उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? और उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हाँ जी, क्या मैं आपको समिति करवा रखा हूं संविधान सभा की? ठीक है, अब सवाल ये है, प्रश्न है, देखो मैं प्रश्नों के माध्यम से क्यों करवा रहा हूं आपको, ये नोट्स के माध्यम से भी दे सकता था मैं आपको, लेकिन सवाल क्या होता है ना कि प्रश्न अपने अंदर से आना चाहिए और उसका उत्तर भी आपको मिलना चाहिए, क्योंकि पॉलिटी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पॉलिटी में मजा आता पढ़ने में। अगर आपने पॉलिटी पढ़ ली ना, बहुत ही मजे हैं इसमें, बहुत जबरदस्त होती है पॉलिटी। मुझे पॉलिटी पढ़ाने में बहुत मजा आता है। मतलब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट अगर आप बोलेंगे ना तो पॉलिटी है। दूसरे नंबर पे आप मुझसे बोलेंगे मेरे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा, तो हिस्ट्री है। मुझे हिस्ट्री पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। तीसरे नंबर पे आप मुझे बोलेंगे इकोनॉमिक्स है। मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाने में बहुत मजा आता है। और लास्ट में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा क्या है, ज्योग्राफी है। तो मेरा सबसे लास्ट है। मुझे आता है पढ़ाने में मजा, ज्योग्राफी पढ़ाने में मजा आता है, लेकिन सबसे अच्छा है क्योंकि जहाँ पर तर्क की बातें होती है ना, वो मुझे अच्छा लगता है। कहानी सुनाना मुझे अच्छा लगता है, वो मुझे बढ़िया है। इकोनॉमिक्स में सब चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग सी होती है, अगर आप उसको पढ़े ना, बहुत इंटरेस्टिंग है इकोनॉमिक्स। अब प्रॉब्लम ये है कि ग्रुप से भी इकोनॉमिक्स को पढ़ना चाहता है ही नहीं, क्यों, एक सवाल तो आना है, उसके लिए पूरी किताब कौन पढ़े, और बात भी कायदे की है। अब एक सवाल के चक्कर में आप पूरी किताब कहाँ पढ़ लोगे, है ना? उससे बड़े तो कुछ और पढ़ लो, मैं भी ये मानता हूँ। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि ग्रुप सी में भी इकोनॉमिक्स में 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब बच्चों को हाँ कहा, मुझे कहा यार इकोनॉमिक्स नहीं आती। अच्छा, प्रॉब्लम ये ना, इकोनॉमिक्स आती भी नहीं है। अगर मैं पढ़ा भी लूँ ना, अगर मैं स्टार्ट भी कर लूँगा, 100 लोग मुझसे पढ़ने आ जाए तो मुश्किल से मुश्किल 10 लोग आखिर में बचेंगे। मैंने इकोनॉमिक्स का बैच शुरू किया था 2017 में, जब मैंने पहली वाला इंस्टीट्यूट खोला था, तो उसमें 50 स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया।
सिर्फ इकोनॉमिक्स के बैच के लिए। मंथली फीस होती थी उस समय, और मंथली फीस उस समय होती थी 800 रुपये। तो मैंने चलो अच्छी बात हो गई यार, तो मैंने एक बैच मेरा बन गया। पहले महीने में कितने 50 स्टूडेंट्स आ गए, दूसरे महीने में वही स्टूडेंट्स 25 हो गए, मतलब सेकंड मंथ में 25 स्टूडेंट है, तीसरे महीने में 6-7 स्टूडेंट थे। अब आप लगा लो 50 से 6 आ गए, और वो 6 ही ने क्या करा, बैच कंप्लीट करा। अब टीचर भी ऐसा होता ना कि यार 6 बच्चे हैं, अब क्या पढ़ाना है, बड़ा मुश्किल होता है। आज तो बच्चे नहीं है, आज तो मैक्सिमम ऑनलाइन चले गए, ऑनलाइन ने हमारी लंका लगा दिया। लंका क्या लगा दी कि हम 3000 का कोर्स यहाँ ऑनलाइन में बेच रहे हैं, और यही कोर्स जो था पहले जो हम बेचते थे तो 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार में बेचते थे। अब इतना मुश्किल हो गया। अब बच्चा जो है वो लाइब्रेरी में बैठा हुआ है, उसे लगता है कि लाइब्रेरी में बैठ के मेरा सब कुछ हो जाएगा। नहीं भी अच्छी बात है, होना भी चाहिए लाइब्रेरी में बैठो। अब वो क्या कर रहा है कि कोर्स ले रहा है, कानों में हेडफोन लगाया और वो वहां पर पढ़ाई कर रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए कि द्रोणाचार्य भी अगर होते ना और वो सिखाते तीर ऐसे चलाना ऑनलाइन, तो अर्जुन कभी अर्जुन नहीं बन पाता। क्योंकि जब तक आपके अंदर चीजें नहीं आएंगी, आपके अंदर प्रश्न नहीं आएंगे, टीचरों से संवाद नहीं होगा। बच्चों को ऐसा क्यों लग गया, क्योंकि टीचरों से संवाद बच्चे करते ही नहीं है, क्योंकि उनके प्रश्न होते ही नहीं है, क्योंकि वो खुद पढ़ाई करते ही नहीं। क्योंकि अगर वो पढ़ाई करते तो उनके अंदर प्रश्न आने थे, प्रश्न आने थे तो टीचर के समक्ष आने थे, इसीलिए टीचर जरूरी होता है। अब उन्हें प्रश्न करना नहीं है, टीचर ने पढ़ाना नहीं है, जो हो रहा है तो चल रहा है, तो इसलिए ऑनलाइन सक्सेसफुल हो रहा है। ऑनलाइन सक्सेसफुल इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चे नालायक हैं। हाँ, नालायक बच्चों के कारण ऑनलाइन सक्सेसफुल हो रहा है। एक कारण ये होता है कि मेरे पास, मैं दूर पिथौरागढ़ में रहता हूँ, मैं देहरादून आने में सक्षम नहीं हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। अगर ऐसा कोई बच्चा है तो मानता हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है वो उसके पास क्षमता है, सब कुछ है, पैसा भी है, सब कुछ है, और वो ये सोचता है कि मैं ऑनलाइन ले लेता हूँ, बैठ जाता हूँ घर में बैठ के उसको तैयारी करता हूँ, तो इसका मतलब वो सबसे बेवकूफ बच्चा है मेरे नजरों में। हाँ, मेरा पर्सनल व्यू है ये। लेकिन आपके पैसे नहीं है तो साधन भी अच्छा है कि मेरे पैसा नहीं तो कम तो कुछ नहीं। लेकिन आपने टीचर का यूज तो करा ही नहीं। मैं बैठा हूँ, मुझसे कोई प्रश्न करने नहीं आता, बैठा हूँ मैं दिन भर, और एक सिंगल बच्चा मुझे प्रश्न करने नहीं आता, उसके लिए पढ़ना होता है ना, पढ़े कौन। ठीक है जी, तो नेक्स्ट प्रश्न क्या था मेरा, संविधान, अच्छा वो दे दिया मैंने। अच्छा, और प्रश्न नहीं पूछना था मैंने। हाँ, प्रश्न प्रश्न है कि क्या मौलिक अधिकार केवल भारतीयों के लिए है? क्या मौलिक अधिकार केवल भारतीयों के लिए है? ये मेरा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि क्या मौलिक अधिकार केवल भारतीयों के लिए है? हाँ जी, क्या लगता है आप लोगों को? तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? इसका उत्तर होना चाहिए नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसके लिए आपको एक स्टेटमेंट बनाना है। सॉरी, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार, ठीक है। और विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार, विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार। तो आसान है बहुत, देखो कैसा आसान है। 15 के बाद क्या आता है? अनुच्छेद। 15 के बाद आता है 16, 19 में 10 जोड़ो 29 और 30। ये मेरा तरीका याद करने का। आर्टिकल 15, 16, 19
29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो बाकी बचे कितने बताइए? बाकी बचे सब इसी में डाल दीजिए। इसलिए कायदे से केवल 5 याद कर लो तो बाकी सब क्वेश्चन में आ जाएगा। बाकी क्या हो गए? 14 हो गए, 15 नहीं हो सकता, 16 नहीं हो सकता है, 17, 18, 19 नहीं हो सकता है, तो क्या हो सकता है? 20, 21, 22, है ना, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 नहीं हो सकता, 30, 31 है ही नहीं, 32, ठीक है, 33, 34 और 35। अब केवल तो यही प्राप्त है। तो मैं आ गया, ये क्वेश्चन बन सकता है अगर मैं एग्जामिनर को जरूर बताता कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीयों के लिए, और 3 ऑप्शन डालता मैं कहां से? 14, 17, 18 और एक डाल देता है यहां से 29। तो ऐसा प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, इसीलिए आपको ये भी तैयार रहना है, ठीक है। इसीलिए केवल किसको याद करना है आप लोग को? किसको याद करना है? केवल और केवल भारतीय को जो प्राप्त है वही आपको याद करना है, विदेशी तो अपने आप हो जाएंगे। और आसान है, 15 के बाद क्या आता है? 16, 29, 29 और 30। अगर ध्यान देंगे तो इस सीरीज में चल रहा है ना, इसमें 2 सीरीज है, 15, 16, 29, 30 और एक क्या है? 19। ठीक है, क्लियर है? यस और नो? अब देखो आसान क्यों है कि 15, 16 में से पहला एक है, 29, 30 में से लास्ट 9 है, तो उसको ले लीजिए। वो भी तरीका है याद करने का, अपना अपना तरीका भाई साहब, ठीक है, क्लियर है? तो अपना तरीका है, जो मर्जी चाहे आप याद करो ना करो, आपके ऊपर मर्जी है, मैं आपको थोपूंगा नहीं। तो ये थे मौलिक अधिकार के शुरुआती तथ्य जो आपको मौलिक अधिकार शुरू होने से पहले पता होने चाहिए। पॉइंट क्लियर है? यस और नो? ठीक है, हाँ या ना? ठीक है, क्या मौलिक अधिकार न्यायिक हैं? अगर मौलिक अधिकार न्यायिक है इसका मतलब क्या होगा कि आप लोग कहां जा सकते हो? सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है, हाई कोर्ट भी आ सकते हो, लेकिन सीधा सुप्रीम कोर्ट भी आ सकते हो। क्या मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीयों के लिए है? नहीं, विदेशियों के लिए भी है, केवल भारतीयों के लिए वो निकाल लीजिए। ठीक है, तो सवाल भी हम लोगों ने कर लिए, उसके उत्तर भी हम लोगों ने लिख लिए, और वही हमारे नोट्स भी है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न दोबारा से, मौलिक अधिकार कितने प्रकार के? मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? अब प्रश्न ये आता है, ठीक है, मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? तो बताइए क्या उत्तर आएगा? आपने बोला उत्तर 6। ठीक है, देख लेते हैं। पहला, समता या समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, अनुच्छेद 14 से लेकर 18। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28। ठीक है,
संस्कृति शिक्षा का अधिकार, संस्कृति शिक्षा का अधिकार कह लीजिए, या इसको हम कह सकते हैं संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है, शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। क्लियर है? छठा, और वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। ठीक है, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? तो 6 अधिकार हो गए, और आपको इनके आर्टिकल भी याद होने चाहिए, और आपको क्या याद, कौन सा अधिकार कौन सा वाला है। अब एक प्रश्न लिखिए, मूल संविधान में कितने संवैधानिक अधिकार थे? प्रश्न लिखिए, मूल संविधान में कितने, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 7 थे। तो अब कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो मूल संविधान में 7 थे, आंसर लिखेंगे 7, ठीक है। और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, हालांकि संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में भी है और 19 में भी है, दोनों में, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 को 44वें संविधान संशोधन, 44 संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से हटाकर भाग 12 अनुच्छेद बताइए 300 का के अधीन केवल वैधानिक अधिकार बना दिया गया है, तो ये भी एग्जाम में आ सकता है कि मूल में 7 थे, अगर 7 थे तो संपत्ति का अधिकार जो था वो क्यों हटा दिया गया, वो तो बात की बात है, लेकिन हटा दिया गया तो कौन सा संविधान संशोधन से हटाया गया है, और अब वो कहां पर है? अब वो भाग 12 में है और 300 क में है, तो कह रहे, लेकिन कैसा अधिकार है? वैधानिक अधिकार है, मतलब कानूनी अधिकार है, ठीक है। वैधानिक लिख लो या कानूनी लिख लो, दोनों ही लिख लो, क्योंकि भविष्य में आप लोग को भरोसा नहीं है ना, वैधानिक को संवैधानिक ना कर दो, ठीक है। तो उसको आप लिख लीजिए, विधिक अधिकार कह लीजिए। पॉइंट क्लियर है? यस और नो? समझ में आया? समझ में आया? यस और नो? क्लियर हो गया? ठीक है। आर्टिकल 1 से लेकर 11 तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, इतना क्लियर है। आर्टिकल 12 अब शुरू होने जा रहा है, जिसमें राज्य की परिभाषा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आज हमारे पास समय कम है, केवल 5 मिनट का समय हमारे पास बचा हुआ है, तो मैं नहीं चाहता कि 12 को मैं क्या करूँ, शुरू करूँ आज। लेकिन फिर भी आज हमने बहुत कुछ सीखा,
मौलिक अधिकार के संदर्भ में जो बातें हम लोगों ने सीखी है आज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सारे के सारी जो है क्वेश्चन जो है वो एग्जाम को रिलेटेड है, उसको आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्योंकि ऑफलाइन वाले बच्चे यहाँ पर हैं, इसीलिए मैं प्रत्येक बच्चे से अनुच्छेद 1 से लेकर 11 तक पूछूंगा। और आप ऑनलाइन वाले बच्चों का घाटा यही है कि मैं उनके साथ ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकता हूँ, तो ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए इतना काफ़ी है। बाकी तब तक मैं ऑफलाइन वाले बच्चों की क्लास लेता हूँ। ठीक है, आप लोग आराम कीजिए। तो 10 मिनट बाद आपकी तरह शुरू होगी।